नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर अपने YouTube चैनल वेदांता जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। नीति निर्देशक तत्व संविधान में वर्णित अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। जैसे संविधान में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार है, उसके बाद 1976 में 44वें संशोधन के द्वारा उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, लोगों के क्या कर्तव्य होने चाहिए देश के प्रति। उसी तरह संविधान में राज्य के क्या कर्तव्य, राज्य नीति निर्देशक तत्व राज्य को निर्देशित करता है कि वो अपने देश में निवास करने वाले नागरिकों को वो सभी सुविधाएं प्रदान करें बिना किसी भेदभाव के, जिससे लोगों को जीवन सुगम हो, वो देश की विकास यात्रा में सहभागिता कर सके सुचारू रूप से। लोग शिक्षा, चिकित्सा, रोड, सही जीवन यापन, अपना आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संविधान के दायरे में रहकर विकास करें। तो जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य को निर्देशित करता है। इसके बारे में जानेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक भारत के संविधान में वर्णित है। किसी भी स्वतंत्र राज्य के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जनतांत्रिक गैर संवैधानिक विकास के न्यूनतम तत्व हैं। सबसे पहले आयरलैंड ने अपने संविधान में इसको लागू किया था, जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3, 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना है। 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है और चौथे में नीति निर्देशक तत्व। इन तत्वों को संविधान सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। निर्देशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के वो तत्व हैं जिनके अनुसार इन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है। अनुच्छेद 37 के अनुसार ये तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते, यहाँ तक वैधानिक न होकर राजनीतिक स्वरूप रखते हैं तथा मात्र नैतिक अधिकार रखते हैं। वे ना तो कोई वैधानिक बाध्यता ही राज्य के लागू करते हैं, न जनता हेतु अधिकार कर्तव्य है। वे मात्र राज्य के लिए ऐसे सामान्य निर्देश हैं कि राज्य कुछ ऐसे कार्य करे जो राज्य की जनता के लिए लाभदायक हो। इन निर्देशों का पालन कार्यपालक की नीति तथा व्यावहारिक विधियों से हो सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तो संविधान ये राज्य को निर्देशित करता है, मगर उसको लागू करने के लिए किसी न्यायालय में कोई जनता न्यायालय नहीं जा सकती। सिर्फ ये निर्देशित करता है कि राज्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए लोगों को सुचारू रूप से अपने सभी काम उसके हो जाएं, उनको सही चिकित्सा मिले, उनको सही समय पे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जैसे सरकार ने की है। उसके अलावा पोषण की व्यवस्था, गरीब, दबे कुचले, वंचित, आदिवासी, इनका संरक्षण हो, वन संरक्षण हो, पर्यावरण का संरक्षण हो, उनके लिए नीतियां बनाए। तो ये सारी चीज ये निर्देशित करता है कि राज्य इस हिसाब से काम करे। सिद्धांतों का वर्गीकरण। नीति निर्देशक सिद्धांत 3 प्रकार के हैं: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार और बौद्धिक सिद्धांत। राज्य के निर्देश अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। मौलिक अधिकारों में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, वही परिभाषा राज्य के निर्देशक तत्वों में भी दी गई है। अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतःविशिष्ट तत्वों का लागू करना। इस भाग में अंतःविशिष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रत्यय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें से अधिकांशतः देश के शासन में मूलभूत और वित्त बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
मतलब कोई न्यायालय या कोई जोर जबरदस्ती से राज्य के ऊपर इन तत्वों को लागू करने का प्रेशर नहीं बना सकता। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था। राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करे करके लोक कल्याण की अभिव्यक्ति का प्रयास करेगा। सरकार ऐसे राज्य ऐसे संस्थाओं का निर्माण करेगा जिससे लोगों का, नागरिकों का कल्याण हो, उनका विकास में सहायक हो। राज्य विशिष्टता आय की समानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच विशिष्ट सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करें। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि धन का समुचित वितरण हो, धन एकत्रित न हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो पूंजीपति हैं, जो उद्योग हैं, जो जो पैसे वाले हैं वो और पैसे वाले होने जाते हैं, जो गरीब हैं और गरीब होते जाते हैं। तो राज्य का ये काम है कि वो धन का समान वितरण हो, इसकी देखरेख करे, ऐसी नीतियां लागू करे जिससे आम जनता को भी उसका लाभ मिले। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ तत्व। राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। आदमी पुरुष और महिलाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा और सभी को रोजगार में, शिक्षा में, चिकित्सा में, हर क्षेत्र में उनको समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो जिसमें सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनका इस प्रकार से नियंत्रण हो और स्वामित्व हो जिससे समाज को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों को सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। आर्थिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे धन और उत्पादन को के साधनों पर सर्वसाधारण के लिए हितकारी हो, न कि उनका अहित करने वाला हो। पुरुष और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति के तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, मतलब बालकों बाल्यावस्था में उनको काम में न लगाया जाए बल्कि उनकी चिकित्सा और शिक्षा का समुचित प्रबंधन किया जाए और आदमी और औरतों में, महिला और पुरुष में किसी भी तरह का भेदभाव न हो, उनको समान वेतन मिले समान काम के लिए और रोजगार के मौके उपलब्ध कराए जाएं समान रूप से। बालकों को स्वतंत्र गरिमावान वातावरण, स्वास्थ्य, विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों के शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। बाल्यावस्था में बच्चों की समुचित देखभाल हो, उनको सही पोषण मिले, उनको चिकित्सा की सही व्यवस्था हो, उनको शिक्षा की व्यवस्था हो, खेल कूद की व्यवस्था हो। ये सरकार का कार्य है कि वो उसको देख रेख करे और उनके हिसाब से नीतियां बनाए। जैसे 2002 में सब शिक्षा अभियान, मतलब मौलिक अधिकारों में एक शिक्षा का भी जोड़ा गया है 2002 के 86वें संशोधन के द्वारा, जिसमें 6 वर्ष और 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और उसी हिसाब से सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गया है। समान कार्य के समान वेतन के सिद्धांत की प्रयोग आवश्यक है। नियुक्ति की प्रक्रिया योग्यता समान हो तथा कैडर समान हो। अनुच्छेद 39 का सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। यह राज्य निश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे और समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो तथा विशिष्टता या सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक या किसी अन्य योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि सभी को न्याय मिले और अगर कोई निर्धन है, किसी के पास पैसे नहीं है, तो उसको न्याय पाने में कठिनाई न हो। सरकार ये व्यवस्था करेगा उसको सही परामर्श मिले, परामर्शदाता मिले, उसके लिए वकील हायर किया जाए। ऐसा ना हो कि जो पैसे वाले लोग हैं या धनाढ्य लोग हैं जिनकी पहुंच ज़्यादा है वो न्याय पाएं और गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करें और उनकी कहीं सुनवाई ना हो। तो राज्य का ये काम है कि सभी को समान और
न्याय के क्षेत्र में समान अवसर मिलना चाहिए। उसके बाद है गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनके ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जिनसे स्वायत्त शासन की आयु के रूप में कार्य करने के योग्य बन सके। ग्राम पंचायत की उपेक्षा करना राज्य की आत्म जनशक्ति की उपेक्षा करना है। सरकार ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, निगम, नगर पंचायत, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था करेगा डिस्ट्रिक्ट में, जिससे कि सामान्य जन को उनको वहीं पे उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका निराकरण हो जाए, गांवों का समुचित विकास हो, उनको सशक्तिकरण हो, तो ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे ग्राम पंचायतें मजबूत हों। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने की, शिक्षा पाने की, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशुल्कता, अन्य अनह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उत्पन्न करेगा। राज्य जैसे जो निर्धन है, विधवा है, निराश्रित हैं, विकलांग लोग हैं, इनको जो है सरकार की तरफ से एक समुचित सहायता दी जाएगी जिससे वो अपना जीवन सही ढंग से चला पाए। लोक सहायता से तात्पर्य बेकार, वृद्ध, बीमार ऐसे व्यक्ति और सख्त व्यक्तियों से है जिनकी आर्थिक सहायता, जैसे सरकार के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन और बच्चों के लिए पुष्टाहार और छात्रवृत्ति योजना चलाई जाती हैं। उसके अलावा अब देखने में आया है कि बहुत सारी फ्रीबीज हर चुनाव में देखने को मिलता है कि पार्टियां जो है हम इतना पैसा देंगे, महिलाओं को देंगे, हम इतना बच्चों को देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो ये इसका अपव्यय होता है, लेकिन ये राज्य के द्वारा लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उत्पन्न। राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने और प्रसूति सहायता के लिए उत्पन्न करेगा। राज्य का काम होगा कि सभी को कार्य करने की, सभी को काम मिले, रोजगार मिले। उसके अलावा प्रसूति महिलाओं को, जो जिन महिलाओं के बच्चे होने हैं या जो प्रसूता महिलाएं हैं, उनको जो है उनकी समुचित देखभाल हो, उनको सही चिकित्सा मिले, उनको पोषण मिले, जिससे कि माता और बालक जो हो वो सही स्वस्थ हो, तो इसकी व्यवस्था राज्य करेगा। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी आदि। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग के अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को कार्य निर्वहन मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाले काम की दशाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। विशिष्टतम ग्रामों और कुटीर उद्योगों को व्यक्ति या सरकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। राज्य का ये काम होगा कि वो कृषि क्षेत्र में नई नई उन्नत तकनीकें लाए, उद्योगों के अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम के घंटे, उनको एक समुचित मजदूरी और उनका एक शिष्ट जीवन स्तर, अच्छा जीवन स्तर हो, और अवकाश सुनिश्चित करेगा कि हफ्ते में इस दिन अवकाश रहेगा। इन सब बातों का ध्यान रखेगा जिससे कि लोग अपना काम भी करें, उनको सही मजदूरी भी मिले, उनको अवकाश भी मिले। इसके अलावा उनको सामाजिक सांस्कृतिक अवसर भी प्राप्त हों, और विशिष्टतम ग्राम पंचायतों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, लघु उद्योगों का बढ़ावा करेगी, जिसको व्यक्तिगत सहायता के द्वारा, लोगों की सहायता और सहकारी समितियों के द्वारा ऐसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा जो उस क्षेत्र से संबंधित हों और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर सकें, जिससे ग्रामीण जीवन स्तर ऊंचा उठे।
अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को, जो बड़े उद्योग हैं उसमें कर्मचारियों को भी प्रबंधन में जिम्मेदारी सौंपी जाए, इनको सुनिश्चित किया जाए तो उनका भी उसमें रोल भाग हो। अनुच्छेद 43 का सहकारी सोसाइटियों का संबंध है। राज्य सहकारी सोसाइटियों का शैक्षिक विचरना, उनके स्वसहायी कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और आर्थिक प्रबंधन का संबंधन करने का प्रयास करेगा। राज्य की ये कोशिश होगी जो सहकारी समितियां हैं, जो समितियां हैं, जो संगठन हैं, जो सहकारी संगठन हैं, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा ऐसे कदम उठाएगा जिससे पब्लिक और प्राइवेट दोनों संगठन मिलके उद्योग धंधों में, व्यापार में उन्नति करें और लोगों को रोजगार उपलब्ध हो। बौद्धिक संसाधनों पर आधारित निर्देशन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का बनाने का प्रयास करेगा। जैसे हम बार बार सुनते रहते हैं नागरिक आचार संहिता, नागरिक संहिता, एनआरसी, सीसीए, जिसमें काफी हो हल्ला भी होता है। तो राज्य का यह काम होगा कि वो अपने देश में निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो और सभी उस कानून को माने, इसकी वो व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्राथमिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। जो हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि आंगनबाड़ी है, उसका यही काम है, जो छोटे बच्चे हैं 2 साल 3 साल से 6 साल के बीच में, उनको आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षित भी किया जाएगा, उनको पुष्ट आहार पोषण की व्यवस्था की जाएगी और उसकी उचित देखभाल भी की जाए। शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार होने से 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य का उत्तरदायित्व है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि करना। राज्य जनता में दुर्बल वर्गों, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आदिवासी, दलित, पिछड़े, इनकी शिक्षा की, इनके अर्थ संबंधी, इनके रोजगार की विशेष सावधानी से अवृद्ध उनके बजट पास करेगा और सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा, जिससे उनके ऊपर समाज या कोई वर्ग विशेष उनके ऊपर किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती उनके ऊपर उनकी जमीनें छीनना, उनके रोजगार के साधनों पे कब्जा करना या उन पे किसी तरह की जोर जबरदस्ती करना, इन सब बातों का ध्यान रखेगा कि उनके ऊपर ऐसी चीजें ना हो। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य व सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों को मानेगा तथा राज्य विशिष्टता, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों और औषधीय प्रयोजनों के विभिन्न भिन्न उपयोग का प्रसार भी करेगा। राज्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने देश में निवास करने वाले नागरिकों को सही पोषण मिले, इसकी व्यवस्था करेगा। जैसे पहले सरकार कोटा के माध्यम से चीनी, तेल, अनाज, चीनी तेल देता था, कुछ समय दालें भी ली गई। जैसे अभी कोविड के बाद केंद्र सरकार ने 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देती है। अब उसमें नमक भी मिलता है, तेल भी मिलता है, मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग नीतियां हैं। तो राज्य का एक कर्तव्य है कि सभी को सही पोषण मिले, सभी को खाना मिले, कोई भूखा ना रहे, इसकी व्यवस्था करें। दूसरा, सरकार मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा जिससे समाज में कुरीतियां न फैले, इसका भी ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि राज्य कृषि के राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संचालित करने का प्रयास करेगा। विशिष्टतया गाय और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों में परीक्षण और सुधार के लिए
और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाए गए। राज्य का यह काम है कि जो दुधारू पशु हैं उनके संवर्धन में, उनकी नस्लों में सुधार में कोशिश करेगा, नई नई खोजें लाएगा, और जैसे गाय हैं, बछड़े हैं, इनके वध पे प्रभावी रोक लगाई जाएगी, इसका व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 48 पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा करना। देश, राज्य देश में पर्यावरण की रक्षा, उनका संरक्षण, जो प्रदूषण की समस्या है उस पर रोकथाम लगाए, वन जीवों की सुरक्षा हो, उनका अवैध शिकार न हो, वनों की अवैध कटाई न हो, वनों का संरक्षण। तो एक तरह से प्रकृति का जो संरक्षण है उसको राज्य करे। राज्य द्वारा केंद्र के उन सभी निर्देशों को प्रभावी क्रियान्वयन की जानी चाहिए जो जंगली व जंगली भैंसों को संरक्षण के दिए गए हैं, क्योंकि वन जीवों की रक्षा करना राज्य का दायित्व है तथा जीने के अधिकार में अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन यापन के लिए स्वच्छ पर्यावरण का होना भी आवश्यक है। अगर पर्यावरण खराब होगा तो लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि आए दिन प्रदूषण, जैसे दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में जो प्रदूषण की समस्या है वो पर्यावरण असंतुलन के कारण है। अगर कोई जीव इस धरती पे है तो उसका रहने का कोई कारण है, अगर वो जीव खत्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पर्यावरण असंतुलन बनेगा। तो सरकार का यह दायित्व है कि वो पर्यावरण संतुलन पे प्रभावी ध्यान दे। अनुच्छेद 39 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। सरकार राज्य का संसद द्वारा बनाई गई विधियां उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक, ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु का यथास्थिति निरूपण, विनाश, मतलब किसी भी तरह का उसको खराब न किया जाए। जो भी राष्ट्रीय स्मारक हैं, कलाकृतियां हैं, उनका संरक्षण किया जाए, संवर्धन किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, लोगों में जागरूकता की जाए कि ये हमारे ऐतिहासिक निशानियां हैं, तो उनको भी किसी भी तरह से मतलब उनकी बेकदरी ना हो और उनको संरक्षण हो, इसका ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक करना। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के राज्य कदम उठाएगा। कार्यपालिका का अपना काम है, न्यायपालिका का काम है न्याय देना। समाज में कोई भी गलत काम होता है तो उसके लिए दंडित करना। अगर राज्य कोई गलत कदम उठा रहा है उसको निर्देशित करना, उसको सूचित करना, उसको इंगित करना। उसी तरह कार्यपालिका का काम है कि वो समाज की भलाई के लिए काम करे, लोगों की भलाई के लिए काम करे। तो इसको, इनका दोनों का दायरा अलग अलग है। इसके अलावा अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवधारणा। राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवधारणा राष्ट्रों के बीच संगत और संपूर्ण सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों से अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाधाओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतरराष्ट्रीय विवादों में पंच निर्णय, पंचशील जो सिद्धांत भारत हमारी आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील एक सिद्धांत दिया जिससे सभी देश आपस के जो मतभेद हैं, जो युद्ध हो रहे हैं, जो आपसी संघर्ष बढ़ रहा है, वो पंचशील सिद्धांतों के माध्यम से उनका निराकरण किया जाए। क्योंकि भारत बहुत समय तक, बहुत समय नहीं, अभी भी भारत गुट देश के तौर पर रहा है। वो किसी भी महाशक्ति के साथ उतने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसने सबसे संबंध बनाए, लेकिन किसी एक गुट का होके नहीं रहा। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भारत अपना प्रयास जारी रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति कैसे रहे, सुरक्षा की वृद्धि कैसे हो, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध कैसे बनाए जाएं, संगठित लोगों को एक दूसरे के व्यवहारों से अंतर्राष्ट्रीय विधियों और संधि बाधाओं के प्रति आदर बढ़ाना, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विवादों का पंचशील सिद्धांत के तहत निराकरण करना। तो ये सारे जो बातें थी, ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो अलग अलग अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है।
कि राज्य सरकार कैसे काम करे। राज्य के निर्देशक और मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिकों का मूल कर्तव्य क्या होगा, जो पहले हमने एक वीडियो मूल कर्तव्य भी बनाया है, उसमें देखेंगे 11 मूल कर्तव्य हैं। पहले 10 थे, उसको 2002 में 1976 में 10 मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए, और उसके बाद 2002 में एक शिक्षा का अधिकार जो है मूल कर्तव्य के रूप में उसको शामिल किया गया है। तो जैसे संविधान का पालन करें, उनके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वजों का, राष्ट्रगान का आदर करें, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा लें, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, आह्वान करने पे वो सेना में या अर्धसैनिक बलों में शामिल हों, भारत के सभी लोगों में समरसता हो, भ्रातृत्व भावना हो, धर्म, भाषा, प्रदेश के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव न हो, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण, जल, नदी, वन, जल, वन जीव, इनकी रक्षा करें, इनका संवर्धन करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयास करें, बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़े। यदि माता पिता संरक्षण है या संरक्षा गृह 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें। तो ये 11 ऐसे मूल कर्तव्य हैं जो बताए गए हैं। मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में भेद। मौलिक अधिकार राज्य की नकारात्मक भूमिका का वर्णन करते हैं तथा राज्य को कुल विशेषकृत करने से रोकते हैं। वहीं यह तत्व राज्य की सकारात्मक भूमिका का दायित्व करते हैं तथा राज्य से अपेक्षा करते हैं कि वह जन कल्याण हेतु विशिष्ट प्रयास करे। नंबर 2, मौलिक अधिकार देश के राजनीतिक जनतंत्र स्थापित करते हैं, वहीं ये तो देश में सामाजिक आर्थिक जनतंत्र लाते हैं। नंबर 3, मौलिक अधिकार जनता को दिए जा चुके वही निर्देशात्मक हैं जो नए अधिकारों की चर्चा करते हैं परंतु वास्तव में कुछ देते नहीं हैं। मौलिक अधिकार कड़े वैधानिक शब्दों में वर्णित है जबकि नीति निर्देशक मात्र सामान्य भाषा में है। दोनों की संज्ञा में यथा स्थित पूर्णता भिन्न है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्देशक तत्व 39 बा है। अनुच्छेद 39 बा के अनुसार राज्य के संसाधन इस प्रकार प्रयोग हो कि उसका लाभ जनसंख्या के सभी भागों को प्राप्त हो। अनुच्छेद 39 कुछ व्यक्तियों के हाथों में धन के लेन-देन से रोकता है। अनुच्छेद 39 ये कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि धन का समान वितरण हो, देश में निवास करने वाली जनता जो नागरिक हैं उनमें समान रूप से धन का वितरण हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। धन को खींचता है। तो जो उद्योगपति है वो बड़ा काम करेगा, उद्योग धंधे लगाएगा, व्यापार करेगा तो उससे ज्यादा पैसा कमाएगा। जो गरीब है, किसान है, जो छोटा मोटा काम करेगा उसको उस हिसाब से पैसा मिलेगा। तो समाज में धन का समान वितरण होना बहुत मुश्किल है। अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्राप्त करने लायक तो नहीं बनाते परंतु देश के शासन में इन्हें मौलिक रूप से निहित मानते हैं। या राज्य का कर्तव्य भी वह इन तत्वों को अपनी नीतियों तथा संसद द्वारा बनाए कानून से स्थान दें। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में यह भेद है। मौलिक अधिकार अगर किसी का हनन होता है तो वो न्यायालय जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व वो सिर्फ सरकार राज्य को ये निर्देशित करते हैं कि वो समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार का समुचित प्रबंधन करे। जो समाज के दबे कुचले लोग हैं उनको आगे बढ़ाने में प्रयास करे, लेकिन राज्य के ऊपर वो दबाव नहीं डाल सकता, कोई उससे जबरदस्ती नहीं करवा सकता है। राज्य वो अपनी इच्छा के अनुसार करेगा। नीति निर्देशक तो कार्यान्वयन संबंधी नियम और संशोधन। अभी तक जो नीति निर्देशक तत्व बने हैं उसको लागू करने, उसको देश के अंदर लागू करने में क्या क्या अभी तक किया गया है उसके बारे में। जैसे भूमि सुधार, समाज में परिवर्तन लाने और ग्रामीण जनता की स्थिति में सुधार लाने के लिए लगभग सभी राज्यों में भूमि सुधार कानून पारित किए गए हैं, जो चकबंदी जिसको हम बोलते हैं।
जैसे जमींदारों, जागीरदारों, ईमानदारों जैसे बिचौलियों का उन्मूलन। जमींदारी प्रथा खत्म कर दी गई है। पहले लोगों के पास बहुत जमीनें होती थी, उसका एक लिमिट बना दी गई है कि एक आदमी के पास इतनी ही जमीन हो सकती है। उसके बाद जो जमीन हो वो सीलिंग में चली गई, उस जमीन को गरीब तबके में बांट दिया गया, तो ये व्यवस्था की गई। उसके अलावा किराए देय व्यवस्था में सुधार, जैसे कार्यकाल की सुरक्षा, उचित किराया, जो ज़्यादा बड़ी जोत वाले हैं वो जमीन किराए पे देते हैं, तो उसमें भी पहले ये होता था कि जब वो मर्जी हो तब वो वापस ले लिया, तो ऐसा नहीं, उसका एक टाइम लिमिट रहेगा और कितना किराया देना है इसकी व्यवस्था है। भूमि जोत का सीलिंग का अधिरोपण, भूमि इन मजदूरों के वेद अश्वेत भूमि का, जो भूमि बची है, जो सीलिंग में आई है जमीन, जो बड़े जमींदारों से ली गई है, उसको भूमिहीनों में वितरण। और सहकारी खेती, एक समिति बना के खेती करना, खेती को बढ़ावा देना। तो भूमि सुधार, उसके बाद श्रम सुधार, समाज के श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित अधिनियम बनाए गए हैं, जिससे समान काम के लिए समान वेतन, काम के घंटे, न्यूनतम मजदूरी, ये सब चीजें हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, श्रम संहिता 2020, अनुबंध श्रम अधिनियम और उन्मूलन अधिनियम 1970, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, वर्ष 2016 में बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम निषेध और विनिमय अधिनियम 1976 के रूप में वर्तित है। बधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, खनन और खनिज विकास एवं विनियम अधिनियम 1957, महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और समान परिश्रम अधिनियम 1967 ये बनाए गए हैं। ये श्रमिकों के लिए ये सारे अधिनियम समय समय पर सरकारों द्वारा बनाए गए हैं, जिससे श्रमिकों को उचित मजदूरी मिले, उनको अवकाश मिले, उनके सामाजिक स्तर कैसे उनका बढ़े, समान वेतन के लिए समान मजदूरी मिले, बाल श्रम पे कैसे रोक लगाई जाए, खनिज और खनन और खनिज में जो लोग काम करते हैं उनकी कैसे सहायता की जाए, या उनके साथ किसी तरह का गलत वो ना हो, व्यवहार ना हो, इसकी व्यवस्था इन सब माध्यम से की गई है। पंचायती राज व्यवस्था 1973 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया है। देश के लगभग सभी हिस्सों में ग्राम त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की गई है, जिससे समाज के निचले स्तर से लेके जिले स्तर तक ये 3 व्यवस्था लागू की गई है, जो निचले स्तर तक जागरूकता लाती है, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में, अपने कार्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है, और वो अपने विकास के लिए ज़्यादा सजग होते हैं। तो ये व्यवस्था लागू की गई है। उसके अलावा कुटीर उद्योग, अनुच्छेद 43 के अनुसार कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई बोर्ड स्थापित किए हैं, जैसे ग्राम उद्योग बोर्ड, ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, रेशम बोर्ड, कायर बोर्ड आदि, जो कुटीर उद्योगों को वित्त और विपणन में आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। तो उसके अलावा शिक्षा, सरकार ने अनुच्छेद 45 में दिए गए प्रावधान के अनुसार निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा से संबंधित प्रावधान लागू किया है। इसे 83वें संविधान संशोधन द्वारा पेश किया गया है। इसके पश्चात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो सर्व शिक्षा अभियान को लागू करता है। प्रारंभिक शिक्षा को 6 वर्ष से 14 वर्ष के प्रत्येक वर्ष को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र का विकास, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1992, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम 1978-89 और महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा वर्ष 2006 जैसे कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर उठाने में सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं। सैतालीस, जैसा अनुच्छेद 47 में कहा गया है, उस हिसाब से सरकार ने ये सारी चीजें लागू की है। स्वास्थ्य, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना,
PMGSY और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHRM को भारतीय राज्य के सामाजिक क्षेत्र की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए लागू किया गया है। पर्यावरण, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन संरक्षण अधिनियम 1986 को क्रमशः वन जीवों और वनों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है। इस पे कानून बनाया गया है। उसके अलावा जल और वायु प्रदूषण अधिनियमों व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के लिए प्रावधान सरकार ने किए हैं। विरासत संरक्षण, प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातत्व स्थलों अवशेष अधिनियम वर्ष 1958 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है। तो सरकार राज्य जो नीति निर्देशक तत्व जो राज्य को निर्देशित करते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग सरकारों ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग नीतियों के द्वारा, अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा देश की जनता के लिए, देश के नागरिकों, निवास करने वाले नागरिकों के लिए अपने नीतियों, अपने कार्यक्रमों के द्वारा उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनकी शिक्षा, उनकी चिकित्सा, उनके रोजगार, उनका जीवन स्तर कैसे सुधरे देश का, और वो देश के विकास में कैसे अपना योगदान दें, इसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग नीतियां लागू की गई हैं। तो आज के लिए हमने बात की राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। इस संविधान में वर्णित अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 41 तक वर्णित है, जो आपको बताया है। आगे किसी और वीडियो पे आपसे चर्चा करेंगे। इसका PDF लिंक है टेलीग्राम चैनल का, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, उस पर आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।